गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपके लिए कक्षा 10th समाज विज्ञान की एक ऑनलाइन कक्षा लेके आए हैं। हमारा जो लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 6, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की हमने परिभाषा देखी, अर्थ देखा, संसद के बारे में हमने पढ़ा। और जहाँ संसद की बात आई थी तो संसद के कितने अंग बताए थे? 3। पहला कौन सा था? व्यवस्थापिका। दूसरा कौन सा था? कार्यपालिका। तीसरा कौन सा था? न्यायपालिका। ये 3 अंग संसद के थे। पहला जो अंग है व्यवस्थापिका। कल वाली कक्षा में हमने इस पॉइंट को पूरा कर लिया है। आज हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यान देते रहें। कार्यपालिका, कार्यपालिका। कार्यपालिका में हम कौन कौन से पॉइंटों को देखेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे विस्तृत चर्चा की जाएगी। उसके बाद में है उप राष्ट्रपति। उसके बाद में हम प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, प्रधानमंत्री की चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे उप प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद में मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में है महान्यायवादी। महान्यायवादी, महान्यायवादी के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में जो हमारा जो तीसरा जो अंग है न्यायपालिका, वह चलेगा। तो महान्यायवादी क्या होता है? एक वकील, भारत सरकार का सरकारी वकील, ठीक है, उसे महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। यहाँ पे लिखते हैं, साथ साथ लिखते जाइएगा, कार्यपालिका। यह सरकार का, यह सरकार का दूसरा अंग है। यह सरकार का दूसरा अंग है। सरकार के 3 अंग पढ़े, पहले चर्चा हो गई है इसके बारे में। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। व्यवस्थापिका वाली चर्चा हो गई है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कार्यपालिका ये है सरकार का दूसरा अंग है। अब हम सीधे राष्ट्रपति की यहाँ पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रपति, और वो भी भारत का राष्ट्रपति, एक देश का मुखिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा करते हैं अनुच्छेद 52 कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में मैंने बताया कि 395 अनुच्छेद है। कुल 395 अनुच्छेद है। कई किताबों में 450 मिलेंगे, 455 मिलेंगे, लेकिन वो क्या है कि उप हैं, जैसे अनुच्छेद 1 का ख, ऐसे मिला के वो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 52 में यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इस शक्ति का प्रयोग वह कौन, राष्ट्रपति, वह कौन, राष्ट्रपति, तथा इस शक्ति का प्रयोग अपने अनुसार या स्वयं या अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं उसके अनुसार करेगा। तो आप लिखिए अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक संघ है और उस संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब राष्ट्रपति में वह शक्तियां होंगी और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी थे उसके अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करेगा। तो लिखिए आप तथा वह इस शक्ति का प्रयोग अपने संविधान के अनुसार तथा वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं मतलब राष्ट्रपति खुद, स्वयं का मतलब राष्ट्रपति खुद, स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के अनुसार या पदाधिकारी के द्वारा करेगा या के अनुसार करेगा। समझे एक बार दोबारा से, कार्यपालिका टॉपिक हमारा चल रहा है। इस कार्यपालिका है वह सरकार का दूसरा अंग है और कार्यपालिका में सबसे पहले हमने टॉपिक लिया है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ते हैं। राष्ट्र का मतलब देश, पति का मतलब मुखिया, एक देश का मुखिया। ठीक है, राष्ट्रपति कहलाएगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 52 में ये बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब भारत एक संघ है और इस भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में। और इस शक्ति का प्रयोग वह अपनी मन इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान में जो बताया गया है, संविधान में जो नियम है, ठीक है, उन नियमों के अनुसार राष्ट्रपति उस शक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक है, या फिर अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी होते हैं उन अधीनस्थ पदाधिकारी के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद आगे की होगी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक जो प्रधान होता है, ठीक है, कार्यपालिका का, वह है प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो इसका मतलब ये, औपचारिक का मतलब ये हो गया कि देश में जो भी कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। देश में, हमारे देश में या भारत देश में जो भी कार्य किए जाएंगे राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे, लेकिन करने वाला कौन है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। इसलिए कि वास्तविक प्रधान, ठीक है, कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन रहा, प्रधानमंत्री। और औपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिकता रह गई यहाँ पे, केवल राष्ट्रपति का नाम चल रहा है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा।
राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रदान होता है। औपचारिक प्रदान होता है वह प्रधानमंत्री कार्यपालिका का या प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान होता है। इसके बाद में राष्ट्रपति की स्थिति, ठीक है, कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उसकी स्थिति कैसी होती है। जो ब्रिटिश का जो सम्राट होगा, ब्रिटिश का जो सम्राट होता है उस सम्राट की स्थिति, मतलब कि व्यक्तियों की स्थिति नहीं होगी, राष्ट्रपति पद की स्थिति बता रहे हैं कि राष्ट्रपति पद की स्थिति कैसी होगी। ब्रिटिश सम्राट की पद की जो स्थिति होती है वैसी स्थिति हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति की बताई गई है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट की, तो राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। तो ये देखो कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति पद होता है, ठीक है, वैसी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी मानी गई है। मतलब हम ब्रिटिश सम्राट को जो जो शक्तियां प्राप्त हैं संविधान में, वैसी शक्तियां, वैसी स्थिति हमारे देश के राष्ट्रपति को बताई गई है। अब पहला पॉइंट लेंगे हम राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में देखेंगे। राष्ट्रपति की जो पदच्युति या पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में देखेंगे, और राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है उसके बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है, तो सबसे पहले हम योग्यताएं देखेंगे। नंबर 1 जो पॉइंट होगा हमारा योग्यताओं का। नंबर 1 पॉइंट योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो देखेंगे। पहली योग्यता है वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो मैंने एक बार पहले ही बताया था कि भारत देश में अगर कहीं भी चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले जो योग्यताएं रखी जाती है, और तो बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले जो योग्यताएं रखी जाती हैं वो योग्यता ये होती हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसमें मैं बता दूं कि जन्म से एक जो नागरिकता मिलती है जन्म से, ठीक है, और एक कोई विदेशी व्यक्ति है, और विदेशी जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अगर भारत में आके रहने लग जाता है और भारत सरकार के द्वारा वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो वह इन भारत के जो भी चुनाव होते हैं इन चुनाव में भाग लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। अगर वह भारत का नागरिक नहीं है, अगर वह भारतीय की नागरिकता नहीं रखता है, तो वह भारत के किसी भी प्रकार के जो चुनाव है उनमें शामिल नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहली जो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यताएं आयु 35+ वर्ष होनी चाहिए। आयु 35+ वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि कम से कम
35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार की आयु जो 35 रखी गई है, कम से कम 35 से अधिक कितना भी हो सकता है। अधिक के लिए कोई लिमिट नहीं है कि कोई 100 साल का हो सकता है, 70 साल का हो सकता है, या फिर 60 साल का हो सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है। जब तक जिंदा है तब तक वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो ये है कि आयु कम से कम 35 प्लस। तो कम से कम अगर 35 होगी, या राष्ट्रपति का जो नामांकन भरा जाता है उस नामांकन से या उस नामांकन के दिन 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर एक दिन भी अगर कम रह जाता है तो उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाता है, और वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग या राष्ट्रपति के चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकता। जैसे हमने संसद के जो अंग देखे थे उसमें लोकसभा राज्यसभा देखे थे, ठीक है। तो जो लोकसभा थी, ठीक है, उसमें आयु कितनी थी? 25 वर्ष। कितनी थी? 25 वर्ष। और जो राज्यसभा थी उसमें कितनी थी? 30 वर्ष, ठीक है। और अब राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की कितनी आई? 35 वर्ष। तो आप देखते जाएं 5-5 साल का अंतर होता जा रहा है। लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष। 25 और 5 30, और 30 में 5 जोड़ेंगे तो राष्ट्रपति की आयु आ जाएगी चुनाव लड़ने की 35 वर्ष। उसके बाद में जो तीसरी योग्यताएं हैं राष्ट्रपति की, वो है कि वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह कौन? राष्ट्रपति। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप तो ये मान के चलें कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो कंडीशन, शर्त या जो योग्यताएं थी, ठीक है, केवल आयु को छोड़ के, और सारी योग्यताएं वही होगी, ठीक है। तो जैसे लोकसभा सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु मैंने आयु यहाँ पे बताई कि जो ये 35 वर्ष है, वहाँ पे कितनी थी? लोकसभा की कितनी थी? 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष थी। और अभी इसमें बताएंगे कि वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए, इसका मतलब कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए भी वही योग्यता लागू होती है कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक नोट लिख लीजिएगा। नोट का मतलब होता है विशेष बात, एक विशेष बात। तो लिख लीजिएगा, इसमें विशेष बात में होगा राष्ट्रपति संसद व विधानमंडल, संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति संसद व विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है उसको स्वतंत्र माना गया है। इसलिए इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद के जो अंग है लोकसभा और राज्यसभा, उसकी बात हो रही है। विधानमंडल जो राज्य में होता है और जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। तो वही व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो वही व्यक्ति क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। अब इसके बाद में, योग्यताओं के बाद में, हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं वो देखेंगे निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब चुनाव किस प्रकार से होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, कौन सी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो पॉइंट नंबर 2, निर्वाचन में देखेंगे। और बताया मैंने अभी, निर्वाचन का मतलब क्या हुआ? चुनाव। कि राष्ट्रपति का चुनाव
किस प्रकार होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, और कौन सी पद्धति के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति को मैं बता दूं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। तो राष्ट्रपति के चुनाव की बातें हमारे सामने दो बातें आ गई हैं, एक तो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और दूसरा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव होता है। तो इसमें देखेंगे हम यहाँ पे दो कौन कौन से बताए अभी, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। इसका मतलब यह हो गया कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा सीधे या प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो प्रत्यक्ष तो क्या हो गया, जनता के द्वारा, जैसे लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता चुन रही थी, ठीक, वो प्रत्यक्ष विधि हो गई। और अप्रत्यक्ष विधि क्या होगी, तो जनता के चुने हुए व्यक्ति, अब जनता के चुने हुए व्यक्ति एक तो लोकसभा के सदस्य और एक जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, हालांकि राज्यसभा के सदस्य जो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही इस राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं या राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति हो गई। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें बताया एकल संक्रमणीय मत पद्धति, दूसरा पॉइंट है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये दो पॉइंट काम करते हैं इसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में ये दो पॉइंट काम करते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। इसके बाद में आगे का पॉइंट चलते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और भाग किस में लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। अब संसद के दोनों सदन बात हो गई थी, बार बार बताया जा रहा हूं मैं, यहाँ पे लोकसभा, ठीक है, और यहाँ पे राज्यसभा। अब इनके देखो, कुछ सदस्य तो होते हैं मनोनीत और कुछ सदस्य होते हैं निर्वाचित। इसका लोकसभा का जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, कितने सदस्य होते हैं, 2 सदस्य, ठीक है। कितने में से वर्तमान में कितने हैं, 545 में से 2 गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि 543 सदस्य तो लोकसभा के हो गए, और 245 जो सदस्य होते हैं, इन 245 सदस्यों में से जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा 12, और बच गए कितने, 233, ठीक है। तो ये देख लो, 543 और 233 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। और इसमें एक लाइन और आती है, वो भी देख लीजिएगा। तो यहां तक आपने समझा। इसके बाद में कि यह है राज्य संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो राज्य संघीय क्षेत्रों, राज्य या संघीय क्षेत्रों की
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सदस्य भी लगा देते हैं कि भाग लेते हैं। तो इसका मतलब दोबारा देखिए एक बार, राष्ट्रपति का निर्वाचन दो विधियों के अनुसार होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार। संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अब मैंने बताया दोनों सदन कौन कौन से होते हैं, निर्वाचित सदस्य कौन कौन होते हैं, वो भाग लेते हैं, और राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। इससे आगे जो भी टॉपिक चलेंगे वो नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तो आज आपके लिए आज का जो वीडियो है, इससे या आज की जो कक्षा है, इस कक्षा में से 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढना, घर पे कॉपी में लिखना, और लिखने के साथ साथ अपने मस्तिष्क में भी बैठा लेना, क्योंकि ये जो इसका अंक बार मैं बार बार बता रहा हूँ कि 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 1, अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, अनुच्छेद 52 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 52 में क्या प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति की योग्यताएं लिखिए। राष्ट्रपति की योग्यताएं लिखिए। ये 2 क्वेश्चन आपको देखने हैं, याद करने हैं, कॉपी में लिखने हैं। तो आगे की जो पढ़ाई है आगे की कक्षाओं में कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।